नवंबर का महीना है और इस टाइम पे बहुत अच्छी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है इंडिया के अंदर। आमतौर पे सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्लीजेंट फॉग दिखाई देती है। बट क्या ये एक्चुअली में फॉग है या कुछ और? एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो ये फॉग ना होके स्मॉग है, जो एक्चुअली में स्मॉग प्लस फॉग का एक मिक्सचर होता है जिसमें हमारी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जो कि एक बहुत ही प्लीजेंट इफेक्ट तो दिखाई देता है, बट एनवायरमेंटल और जो हेल्थ इंपैक्ट है उससे बहुत ही ज्यादा होता है। तो रियलिटी में ये फोटोकेमिकल स्मॉग है जो हमारे आसपास हमें दिखाई देता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे दिखने वाला ये फॉग एक्चुअली में स्मॉग है और ये एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैटेगरी में आता है। जनरली देखा जा रहा है कि ये जो नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में ये फॉग या स्मॉग स्टार्ट होता है, इस बार 12 दिन पहले ही ये स्टार्ट हो चुका है और इसका मेन कारण है बहुत सारे ऐसी इफेक्ट होना जो कि जनरली इस मंथ में नहीं हुआ करते थे, बट अब कुछ सालों से ये ऐसे इफेक्ट अब होना स्टार्ट हो गए हैं। उदाहरण के तौर पे जो हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें जो खारिफ क्रॉप के बाद राबी क्रॉप हमें ग्रो करनी होती है, हमारे फार्मर्स को ग्रो करनी होती है, उस टाइम पीरियड के बीच में, यानी जब खारिफ क्रॉप, खारिफ का मतलब है मॉनसूनल क्रॉप, जब ग्रो की जाती है, जैसे कि हमारा शुगर केन हो गया, मेज हो गया, जो ग्रो किया जाता है, उसके इमीडिएट बाद, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हमें दूसरी क्रॉप, हमारे फार्मर्स को दूसरी क्रॉप लगानी होती है, दैट इज राबी क्रॉप, जो कि विंटर क्रॉप होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, यानी जिस टाइम पे खारिफ क्रॉप का कटिंग टाइम पीरियड है, उसी टाइम पे राबी का सोइंग टाइम पीरियड यानी उगाने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारी पराली है या फिर स्टबल जिसको हम बोलते हैं, वो कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन कटिंग करने का कई बार कुछ फार्मर्स को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें वहां पे इस वजह से उसमें फायर लगानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग या फिर पराली का बर्न करना। इस वजह से यहां पे बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट होता है, जो कि हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक पार्ट बन जाता है और जो हमारी ठंड के टाइम पे स्पेशली ये होता है, जो कि नवंबर के आसपास में, क्योंकि इस टाइम पे राबी क्रॉप को अभी ग्रो किया जाएगा। जनरली ऐसे इफेक्ट हमें ज्यादातर जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं वहां देखने को मिलते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और कुछ इफेक्ट हमें बिहार को देखने को मिलता है। ऐसी स्टेट्स में जहां पे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारी राबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जनरली उन्हीं स्टेट्स में हमें ये डिटेल में देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिनोमिना बताए जा रहे हैं, जो मेन रीजन है अभी अर्ली जो आपका स्टार्ट होने का रीजन है फॉग का, जो स्मॉग है जो जल्दी अभी स्टार्ट हुई है, उसके बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट। आइए इस चीज को आज डिटेल में समझते हैं। अर्ली अराइवल ऑफ द स्मॉग इन नॉर्दर्न इंडिया, इसी के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों इस बार ये जो स्मॉग है बहुत ही पहले आ गया है, और जनरली ये कम से कम 15 या 20 दिन बाद में आता था और दिसंबर के मिड में जनरली ये स्टार्ट होता था, जनवरी तक ये स्टार्ट होता था कभी कभी, लेकिन अब ये इतना पहले क्यों आ गया है, आइए इस चीज को अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज में क्यों था, वाई स्मॉग। स्मॉग का मतलब है स्मोक प्लस फॉग। स्मॉग का मतलब होता है जब हमारे पास लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल एयर में मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉग। यहां पे कुछ लिक्विड पार्टिकल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी जो हमारा लिक्विड है, सॉलिड है और जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये सभी जब हमारे एयर में ऐड ऑन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्मॉग। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी गार्बेज को बर्न करते हैं तो उस गार्बेज के अंदर में सॉलिड भी होता है, उस गार्बेज के अंदर में लिक्विड भी होता है, और जब बर्निंग होती है तो गैस भी एमिट होती है जो कि एयर के साथ मिक्स हो जाती है, और इस पूरे मिक्सचर को हम बोलते हैं स्मॉग।
वहीं पे फॉग बोला जाता है जब कोई लिक्विड, स्पेशली लिक्विड में हम लेते हैं वाटर, जब वाटर हमारी एयर में मिक्स होने लग जाता है, क्योंकि वाटर एयर में हमेशा रहता है, बट जब लो टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है तो ये जो वाटर है ये एक तरीके से यहां पे फ्रीज होने लग जाता है और ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी जो स्टीम फॉर्म में जनरली प्रेजेंट होता है एयर में समर के टाइम पे, वही स्टीम धीरे धीरे ड्रॉपलेट की फॉर्म लेने लग जाती है और उसी को हम बोलते हैं फॉग। ऐसे टाइम पीरियड में जो हमारा जो स्टीम थी, दरअसल वो स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो एक हेज निकालती है, एक अनविजिबिलिटी यानी इनविजिबिलिटी इसमें स्टार्ट हो जाती है, जो एक तरीके से कन्वर्जन के टाइम पे जनरेट होती है। यानी अगर ये प्रॉपर, अगर ये वाटर फॉर्म में रहेगा तो उस टाइम पे जो एयर के साथ मिक्स होके ये एक फॉग बना लेता है, और इन दोनों के मिक्सचर को, स्मॉग प्लस फॉग के मिक्सचर को हम बोलते हैं स्मॉग। जनरली जो इफेक्ट है हमें उस टाइम पे जब दिखाई देता है जब सनलाइट हमारा राइज होता है, सनलाइट होती है, यानी सन राइज होता है जिस टाइम पे, या फिर सनसेट होता है, उसके थोड़ा पहले हमें ये चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर भी कम होता है और सनलाइट भी प्रेजेंट होती है। तो उसी को हम, अगर ये सारा इफेक्ट हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि एक पॉल्यूशन का एक टाइप है। यहां पे हम न्यूज को देखते हैं। व्हाई स्मोक केम अर्ली टू पंजाब पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया दिस ईयर। क्यों नॉर्थ इंडिया ने एक तरीके से उसके ऊपर चारों तरफ एक चादर बिछ गई है स्मॉग की, हर साल जो होती है, बट इस साल ये थोड़ा हमें जल्दी दिखाई दे रही है। क्या क्या इसके रीजन है, आइए इसको देखते हैं। Winter starts in northern India. Smog has once again covered cities, towns and villages. The thick pollution common in Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh और कुछ पार्ट बिहार has arrived earlier than usual, worsening the air quality. It affect the public health, travels and daily life. डेफिनेटली ये जो जर्ली जो फिनोमिना हमें देखने को मिल रहा है, इससे जो हमारे इफेक्ट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्पेशली जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में व्हीकल्स जब चलते हैं रोड पे तो उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस में ये जो हमारा जो लो टेम्परेचर पे हमारा स्मॉग रहता है, उसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारा एमिट जो होता है वो बाहर नहीं जा पाता, वो अर्थ के बिल्कुल पास सरफेस में रहता है, तो हेल्थ हजार्ड और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसमें जनरेट हो जाती हैं। बात करते हैं स्मॉग एक्चुअली में है क्या। स्मॉग इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट क्रिएट अ हेजी फॉगी एटमॉस्फेयर। हेजी का यहां पे मतलब है, यानी जब फॉग या फिर स्मॉग लो टेम्परेचर पे जो जनरेट होते हैं उसमें जब प्रॉपरली पॉल्यूशन एंटर कर जाता है, पॉल्यूटेड गैसेस एंटर कर जाती हैं, तो उसको बोला जाता है हेज। जनरली 3 टर्म जनरली आप लोग सुनेंगे न्यूज़पेपर में। एक टर्म होता है फॉग, एक टर्म होता है स्मॉग, एक टर्म होता है स्मॉग, एक टर्म होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, और एक टर्म आपने सुना होगा जो आजकल के टाइम पे हेज। आखिर क्या डिफरेंस है इसके अंदर में। फॉग जनरली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा एयर के अंदर में जो वाटर है वो फ्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर हमारी जो विजिबिलिटी है, स्पेशली जो विजिबिलिटी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बेसिस पे लिया जाता है, यानी अगर किसी एविएशन बेसिस पे देखें, यानी एरोप्लेन जो हमारे जो और जो हेलीकॉप्टर्स और जो उनकी विजिबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं, तो अगर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से कम की विजिबिलिटी है, यानी आप उससे कम डिस्टेंस को नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, तो उसको बोला जाता है फॉग। ऐसी कंडीशन में जनरली एरोप्लेन और जो एविएशन इंडस्ट्री है उनके अकॉर्डिंगली लेस देन 1000 मीटर कंसीडर किया जाता है।
अगर हमारे एयर के अंदर में जो वाटर है उसकी वजह से विजिबिलिटी 1000 मीटर से कम हो गई है तो उसको बोला जाता है फॉग। वहीं पे जो नॉर्मल यानी जो हम नॉर्मल जो सिटीजन्स के लिए और जो गवर्नमेंटल जो डेटा होते हैं वो होते हैं हमारे 200 मीटर तक। यानी अगर 200 मीटर तक यानी नॉर्मल व्हीकल्स के लिए अगर लिया जाए, एरोप्लेन को अगर हम छोड़ दें, तो 200 मीटर से कम की अगर विजिबिलिटी है यानी 200 से कम आपने एक तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो उसको बोला जाता है फॉग। वहीं पे जो नॉर्मल पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले लोग हैं अगर उनकी जो विजिबिलिटी है 50 मीटर से कम की अगर हो जाती है यानी 50 मीटर से दूर का वो नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉग। यानी अलग अलग सेक्टर में इसकी अलग अलग डेफिनेशन है विजिबिलिटी के बेसिस पे। एविएशन बेसिस पे 1000 मीटर से कम, फॉग में 200 मीटर से कम, और जो हमारे पेडेस्ट्रियन जो एरोप्लेन व्हीकल्स जो है उनके 200 मीटर से, और जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग हैं अगर 50 मीटर से कम की अगर विजिबिलिटी होती है यानी 50 मीटर से दूर का आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉग। वहीं पे स्मॉग आप जानते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको, लिक्विड, गैस और सॉलिड जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्मॉग। और ये जब दोनों फॉग और स्मॉग जब ऐड हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं स्मॉग। ऐसे में एक और टर्म जनरली यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिस्ट। मिस्ट का मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी जब एयर में बहुत ज्यादा होती है स्टीम की फॉर्म में, और ठंड के टाइम में वो ज्यादा जो वाटर है अब वो जब कन्वर्ट होगा ड्रॉपलेट की फॉर्म में, उसके अंदर में ओवरऑल वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सनलाइट प्रॉपरली उसके अंदर में एंटर नहीं कर पाती है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। यानी 1000 से ज्यादा मीटर की अगर विजिबिलिटी है यानी आप 1000 से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर वो जो है अगर आप नहीं देख पा रहे हैं यानी तो उसको हम बोलते हैं मिस्ट। वहीं पे मिस्ट, फॉग और इन सबको जब पॉल्यूशन के साथ ऐड कर दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं हेज। और यही अगर कंडीशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको बोला जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, फोटोकेमिकल स्मॉग जनरली किस टाइम पे हमें दिखाई देगा। डेफिनेटली विंटर में, यानी बहुत ज्यादा जो नाइट के टाइम पे हमें नहीं दिखाई देगा, बहुत ही बिल्कुल अर्ली में नहीं दिखाई देगा, हमें ये नून टाइम में ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट भी बहुत ज्यादा होती है। आइए इस चीज को और आगे देखते हैं। तो स्मॉग एक ऐसी कंडीशन है, इसको पहली बार यानी डिस्क्राइब किया गया था सन 1900 के अंदर में, और यहां पे स्मॉग और फॉग के मिक्सचर को, जो कि कोल बर्निंग से जनरेट होते थे इंडस्ट्रियल में, तब पहली बार इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लगभग हर साल हमें स्मॉग देखने को मिल रहा है और ये टर्म एक बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म हो चुका है। तो जो हम बात कर रहे हैं स्मॉग, वो जनरली में फोटोकेमिकल स्मॉग है जिसके अंदर में जो NO2 है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि लो टेम्परेचर होने की वजह से बहुत ही अर्थ के बिल्कुल ही बहुत पास हो जाती है क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग ये जनरली में एक पैन बना लेता है पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये जो पूरा मिक्सचर है, जब ये दोनों मिलते हैं, NO2 जो व्हीकल से निकलते हैं और इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो व्हीकल के एमिशन से निकलते हैं, इन दोनों को जब ये मिक्स कर दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं पैन, पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। और इन सब के मिक्सचर को, पूरे मिक्सचर को जनरली बोला जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि एक ब्राउन हेज भी बोला जाता है। यानी ब्राउन हेज का यहां पे मतलब है जो मैंने अभी बताया आपको, जब फॉग और ये स्मॉग जब सब मिल जाएंगे उसी को हम बोलते हैं हेज। तो एक ब्राउन कलर का एक विजिबिलिटी जो है इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाती है फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर में, और जनरली ये सनलाइट की प्रेजेंस में हमें ज्यादा दिखाई देता है। पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद सनलाइट क्रिएटिंग ए टॉक्सिक मिक्सचर, जिसको मैंने बोला अभी आपको, परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट बन जाता है, और जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है,
थिक हेज इसके अंदर में बन जाता है, स्पेशली ब्राउन कलर का, विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और हेल्थ रिस्क भी इसमें बढ़ जाता है। ज्यादातर केसेस में ये नवंबर से दिसंबर में दिखाई देता है, क्योंकि उसी टाइम पे हमारी जो स्टीम है वो कन्वर्ट होगी, एयर के अंदर में जो स्टीम है वो कन्वर्ट होगी हमारी वाटर ड्रॉपलेट में, डेंसिटी बढ़ेगी, विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है। बात करते हैं क्या क्या रीजन है इस पर्टिकुलर स्मॉग के और फोटोकेमिकल स्मॉग के। सबसे पहला रीजन है स्टबल बर्निंग, जो कि मैंने अभी बताया आपको। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सभी स्टेट्स के अंदर में जो वीट ग्रो किया जाता है, जिसको हम जनरली जो राबी क्रॉप बोलते हैं, उसको ग्रो करने के लिए पुरानी जो क्रॉप है उसको कट करना पड़ेगा, जिसके बीच में 3 या 4 दिन का ही टाइम मिलता है। इस वजह से फार्मर्स उसको कटिंग ना करके, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसको डायरेक्टली बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है पंजाब और हरियाणा में। दूसरा अगर देखें तो व्हीकल एमिशन, जो भी मैंने बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फाइन पार्टिकुलेट मैटर, यानी फाइन पार्टिकुलेट मैटर या फिर पार्टिकुलेट मैटर जनरली क्या होता है, जिस ऐसे कोई भी पार्टिकल जिसका साइज, ऐसे कोई भी पार्टिकल जो कि एयर में सस्पेंडेड है और उसका साइज 0.001 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करता है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अगर हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि जनरली आप लगभग डेली ही न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है? अगर हमने लिखा है PM 2.5, इसका मतलब है ऐसे पार्टिकल जो एयर में सस्पेंडेड हैं और जिनका साइज 0.001 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में है, उसको हम बोलते हैं PM 2.5। वहीं पे PM 10 का मतलब है जिसका साइज हमारे जो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक जो साइज के पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड हैं, उनको बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर 10। यानी अगर हम 2.5 की बात कर रहे हैं तो इससे छोटे वाले जितने भी पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है उन सबको हमने इंक्लूड कर लिया है। अगर हम 10 की बात कर रहे हैं तो 10 से साइज से नीचे वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया है। डेफिनेटली PM 10 कंपैरेटिवली 2.5 के थोड़ा हैवी होगा, तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर में स्टिक कर जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है और वहां पे फिक्स हो जाता है। लेकिन 2.5 कम साइज होने की वजह से ऑलवेज रिमेन इन द सस्पेंडेड इन द एयर, जो कि डायरेक्टली हमारे बॉडी में भी जा सकता है। यानी 10 के कंपैरेटिवली जो कि भारी है उसके कंपैरेटिवली 2.5 ज्यादा हजार्डियस है, क्योंकि ये ज्यादातर टाइम पे एयर में सस्पेंडेड रहता है। दूसरी बात करें, इंडस्ट्रियल स्मॉग एक बहुत बड़ा रीजन है। कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट है, उदाहरण के तौर पे दिसंबर और नवंबर और जनवरी की स्टार्टिंग तक दिल्ली के अंदर में कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया गया है, जो भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इस वजह से इसको रोक दिया गया है। तो यहां पे भी एक बहुत बड़ा रीजन है ये। एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन का मतलब है जनरली ये हमें देखने को मिलता है विंटर की नाइट्स में। जनरली होता क्या है, हम सपोज कीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो ये सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है, और जब नाइट टाइम, डे टाइम में जो सनलाइट हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, नाइट टाइम में उसको रिलीज करता है। जब ये रिलीज करता है तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोल्ड एयर ऊपर होने की वजह से तो जो हीट है वो इस वाले पर्टिकुलर लेयर में चली जाती है, तो यहां पे हीट प्रेजेंट होती है या फिर हॉट एयर प्रेजेंट होती है। बट यहां वाली जो एयर है उसने सारा का सारा अपना हीट लूज कर दिया है, तो ये कंपैरेटिवली कोल्ड एयर बच जाती है। और ये जनरली उस कंडीशन में होता है जब हमारी विंटर की नाइट होती है और क्लाउड्स हमारे यहां पे कम होते हैं। क्लाउड्स कम होने की वजह से सारी ही हीट ऊपर चली जाती है, तो ठंडा बहुत ज्यादा एनवायरमेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट में, और जितने भी पार्टिकल्स जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते, वो क्योंकि ठंड की वजह से कोल्ड एयर के साथ डेंस होने के बाद वो अर्थ के चारों तरफ ही रह जाते हैं। काफी ऊपर वो जो लेयर है, यानी इस वाले लेयर में और इस वाले लेयर में ये नहीं जा पाते, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसकी वजह से हमारे सारे पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे टेम्परेचर राइज करने का और हमारे अर्ली फॉग आने का। अगर हम बात करें अर्ली फॉग आने का, जो आज इस बार का जो मेन रीजन है,
सबसे बड़ा जो रीजन है, हमारी जो विंड स्पीड है वो इस बार बहुत ही स्लो है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो हमारी जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है वो उड़ के कहीं और नहीं जा पाते हैं, वो एक जगह स्टेबलाइज हो गए हैं कम स्पीड होने की वजह से। सेकंड जो रीजन है, इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी बहुत ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो जाता है और जो हम जनवरी तक हमारा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा वीक था। जो रेनफॉल जनरली नवंबर दिसंबर में होनी चाहिए थी वो फरवरी में हुई थी लास्ट ईयर। इस बार भी हमें ऐसे ही कुछ लग रहा है। वीक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी जो हमारी मेडिटेरेनियन साइड से जो विंड आती है और हमारे जो नर्दर्न पार्ट, वेस्ट नर्दर्न पार्ट के अंदर में जाती है, वो बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से हमारा डस्ट है वो हट नहीं पाया और जल्दी से हमारे यहां पे स्मॉग आ गया है। दिवाली इस बार 12 दिन पहले हुई थी, जनरली जो होती है उस दिन से 12 दिन पहले, जिसकी वजह से ज्यादा पटाखे फोड़े गए, बहुत ज्यादा क्रैकर्स जलाए गए हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ा। लिमिटेड रेनफॉल, इस बार उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई है और इस बार भी जो हमारी जो रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल जनरली हुआ करती थी वो भी बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन जो है वो एक तरीके से स्टेबलाइज हो गया है, वो डिसिपेट नहीं हो पाया, वो घुल के पानी में नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अर्ली हमें स्मॉग देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। जहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉट हुआ करता था वहां पे बारिश होना स्टार्ट हो गई है, जहां पे बहुत बारिश हुआ करती थी वहां ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गई हैं। तो ये एक मेन रीजंस हैं जिसकी जो एक इस बार जो स्मॉग है वो हमें पहले दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, इसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन हो जाती है, यानी जो स्पेशली जो बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको 1000 मीटर वाला क्राइटेरिया, 200 मीटर वाला क्राइटेरिया, विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो व्हीकल को चलाने में काफी दिक्कत होती है। 1 घंटे का सफर आपको 2 या 3 घंटे में करना पड़ता है, जिससे ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्रीज की वो भी कम हो जाती है। एयर क्वालिटी जो है हमारी एक तरीके से और ज़रा डिटीरिएट होती चली जाती है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है कम होने की वजह से अब स्टेबलाइजेशन बढ़ चुका है। जो परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ स्मोक सिग्निफिकेंटली वर्सन एयर क्वालिटी ऑफन लीडिंग टू द लेवल फार अबव द सेफ लिमिट से हमारा ये ऊपर चला गया है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती है, डेली जो हमारी लाइफ है वो इससे इंपैक्ट होती है। स्मोक लीड टू डिस्ट्रप्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन में कम हो जाता है, डिले हो जाती हैं चीज़ें, कैंसिल फ्लाइट जो कैंसिल हो जाती है हमारे, इस वजह से ट्रेन जो है वो हमारी सर्विसेज स्लो हो जाती है या फिर रोक दी जाती है, यहाँ पे रोड ट्रैफिक हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये इससे इंपैक्ट होते हैं अर्ली स्मोग आने से और अर्ली ठंड आने से। स्कूल और वर्क जो है वो बंद हो जाते हैं, काफ़ी छोटे जो बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल को बंद करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, यहाँ पे जो हम वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, सनलाइट कम होती है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उतना नहीं आ पाती, क्योंकि प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट भी चाहिए और प्लांट को वाटर भी चाहिए, दोनों की एबिलिटी हमारी कम हो जाती है ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? सबसे पहला है कि जो हमारे हाथ में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर जल्दी से कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहली बात है स्टबल बर्निंग जो है उसको कम करना चाहिए। सबसे पहली बात गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो ये दोनों क्रॉप है खारिफ और राबी के बीच में कम से कम 15 से 20 दिन का गैप को मेंटेन करवाए अपने फार्मर्स से, ताकि वो इतने टाइम पीरियड में प्रॉपरली उसको कट करके उसको निकाल सके जो हमारा रेमिनेंट्स होते हैं, जो स्टबल होती है। लेकिन फार्मर्स को कम टाइम पीरियड होने की वजह से, क्योंकि अर्ली उनको प्रॉफिट भी चाहिए और प्रॉफिट भी पर्टिकुलर टाइम पे ही गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें करनी चाहिए। तो जो 3-4 दिन का जो इनको एक गैप मिलता है वो कम से कम 15-20 दिन का गैप होना चाहिए। गवर्नमेंट को श्योरिटी देनी चाहिए फार्मर्स की कि अगर आप इतने टाइम में भी अगर हमें प्रोडक्टिविटी करके दे दें तो तब भी हम एमएसपी आपको सिक्योर करके देंगे। तो डेफिनेटली यहां पे काम किया जा सकता है।
यहां पे जो सीडर मशीन्स है उनको यूज किया जा सकता है। सीडर मशीन का मतलब है एक ऐसी मशीन होती है जो पुरानी जो क्रॉप के जो रेमिनेंट्स हैं उनको हटा देती है और जो दूसरे सीड्स हैं उनको लगा देती है। यानी एक ही टाइम पे दोनों चीज होंगी तो टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही मशीन से दोनों काम आप कर पाएंगे, तो फार्मर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, इस तरह की चीजों को थोड़ा रिबेट देना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि फार्मर्स इन चीजों को इजीली एक्सेस कर पाए। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हवा बदलो ऐप लॉन्च किया गया था जिसमें अगर कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो उसका जस्ट फोटो क्लिक करके आप उसको भुवन ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा एनफोर्सेबल नहीं देखा गया। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इसमें नहीं दिखाई दी। इंप्रूव व्हीकल एमिशन कंट्रोल, जैसे एमिशन स्टैंडर्ड, जैसे फिलहाल के तौर पे अगर हम बात करें तो भारत स्टेज 6 इंडिया के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया है और इसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए। जो इससे पहले जो भारत स्टेज 3, 4 जो हुआ करते थे उन पे कंप्लीट बैन लगाया जाए या फिर उनके जो डेडलाइंस हैं खत्म होने के उसको जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जल्दी से सारे लोग BS6 पे स्विच कर लें। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें ज्यादा होना चाहिए। आज जनरली ऐसा गवर्नमेंट काम भी कर रही है लेकिन उसको और ज्यादा बूस्टअप करने की जरूरत है क्योंकि जो नए व्हीकल्स आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंसेशन मिलते हैं। पुराने व्हीकल को आप स्क्रैप करा के नया व्हीकल जब आप खरीदते हैं तो उसमें 5% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। आपको रोड टैक्स जल्दी से नहीं पे करना पड़ता, उसमें टाइम पीरियड आपको मिल जाता है और जो हमारे जो ऑन रोड जितने भी टैक्सेस होते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड उसमें रिबेट मिल जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करे। फेम जैसे प्रोग्राम जो फास्टर एडॉप्टेशन जो है हमारा हाइब्रिड जो व्हीकल्स का है, जो बसेस आपने जनरली देखी होंगी, उस तरह को हमें ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहिए, स्पेशली जो अर्बन एरिया है वहां पे हमें ट्रीज और इस तरह के अर्बन पार्क्स को बढ़ाना चाहिए। ग्रीन रूफिंग को बढ़ाना चाहिए, यानी सिटीज के अंदर में जो छत होती है जनरली वहां पे प्लांटेशन करवाएं ताकि जो पॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, क्योंकि एरिया की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लेकिन छत एक ऐसा जगह है जहां पे इन चीजों को किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एमिशन को जो एक तरीके से स्ट्रिक्ट किया जाए, एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक तरीके से अलर्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि आपको इसको ठीक से मॉनिटर करना है। क्लीनर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाए। हम पुराने जो CFL बल्ब या कैंडलसेंट बल्ब यूज कर रहे हैं उसकी जगह LED बल्ब यूज करें। जो हमारा 3 स्टार AC है उसको चेंज करके 5 स्टार AC करें और जो हमारे नए नए इक्विपमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। और अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो प्राइजेस हैं उनको कंट्रोल करे ताकि जो लोग हैं, कॉमन मैन है, उसको इजीली एक्सेस कर पाए, उसको इजीली यूज कर पाए। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। स्मॉग इन नॉर्दर्न इंडिया हैज बिकम अ रिकरिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो हर बार आता जा रहा है, इंपैक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड डेली लाइफ स्पेशली इन विंटर में। ऐसा क्यों होता है? जैसा मैंने रीजंस बताया आपको इसमें लिखने होंगे। डिस्कस द प्राइमरी कॉजेज ऑफ अर्ली स्मॉग दिस ईयर एंड मेजर नीडेड टू टैकल दिस इश्यू इफेक्टिवली। किस तरीके से ये जो प्राइमरी कॉजेज हैं उसको डिस्कस करो, क्या क्या इसके पीछे रीजन है। हाउ कैन इंडिया बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्मॉग। क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, क्या क्या स्टेप हम लोगों को लेने चाहिए इस पॉल्यूशन से और इस स्मॉग से, फोटोकेमिकल स्मॉग से बचने के लिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।